एक रात पुष्पशेखर नशे में धुत होकर घर पहुंचा। वह लड़खड़ाते हुए सीढ़ी चढ़ रहा था कि उसे सीढ़ी पर काले रंग की साड़ी पहने, लंबे खुले बालों में गहरी काले रंग की आंखों वाली एक महिला दिखी, जिसकी उम्र 30 से 35 साल लग रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। उसके सफेद चेहरे पर काली आंखें डरावनी लग रही थी। महिला को देखकर पुष्पशेखर 2 सीढ़ियां नीचे उतर गया। नशे में चूर होने पर वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। महिला उसे बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसके शांत चेहरे पर अचानक मुस्कान फैल गई, जो शांति के बाद आने वाली तूफान की तरह थी। उसने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। अब तो मानो उसका सारा नशा उतर गया। डर के मारे वह दहाड़ता हुआ चीखने लगा। रात के सन्नाटे में उसकी चीख भयंकर लग रही थी। तभी महिला ने उस पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह गिर पड़ा। उसके चीख से परिवार के सभी सदस्य जाग गए थे। सभी अपने अपने रूम से निकलकर उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जहां से आवाज आई थी। परिवार के सदस्यों ने देखा कि पुष्पशेखर जमीन पर पड़ा था और मछलियों की भांति तड़प रहा था। तभी राजशेखर ने तुरंत एम्बुलेंस के नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद रात्रि के सन्नाटे में एम्बुलेंस का सायरन चारों दिशा में गूंजने लगा। अस्पताल में एक ही व्यक्ति को ठहरने की अनुमति थी, बाकी सभी लोग चले गए। अगले दिन परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि अचानक उसको हो क्या गया है। फिलहाल डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी नर्स ने आकर कहा, आप लोग बारी बारी से मरीज से मिल सकते हैं। पुष्पशेखर से मिलने सबसे पहले उसकी पत्नी आई। पुष्पशेखर की आंखें खुली हुई थी। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पत्नी खड़ी खोटी सुनाकर चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। राजशेखर जब अपने भाई से मिलने गए, तब पुष्पशेखर की आंखों के छोर से आंसू बहने लगे। आंखों के इशारे में उसने बड़े भाई से बात करने की कोशिश की, पर राजशेखर ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मत घबरा छोटे, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात वह मनहूस घड़ी भी आ गई, जब पुष्पशेखर दुनिया को अलविदा कह दिया। एक दिन चंद्रशेखर रात 12 बजे दुकान से फ्री होकर अपने रूम की ओर जा रहा था कि तभी उसने पानी की टंकी के पास लंबी सी घूंघट ओढ़े हुई एक महिला को देखा। पुष्पशेखर की पत्नी का हुलिया भी लगभग ऐसा ही था, इसलिए चंद्रशेखर ने खांसकर निकलने के लिए रास्ता मांगा। महिला वहीं खड़ी रही। अब चंद्रशेखर का पारा चढ़ गया। वह बड़बड़ाने लगा। महिला अब अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन अब भी उसने चंद्रशेखर का रास्ता रोके रखा। चंद्रशेखर रास्ता मिलते ही तेजी से निकल गया और पलट कर देखा तो वह दंग रह गया। महिला चंद्रशेखर की ओर मुंह किए हुई थी और सीढ़ी चढ़ रही थी। यह संभव ही था। चंद्रशेखर सीढ़ी की ओर दौड़ा। महिला सीढ़ी के अंतिम छोर पर जाकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर भी तेजी से सीढ़ी चढ़ता हुआ महिला के ठीक सामने एक सीढ़ी से नीचे उतरकर खड़ा हो गया। महिला घूंघट ओढ़े चुपचाप खड़ी थी। कौन हो तुम? तेरी मौत! चंद्रशेखर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। उसका सिर अब महिला के पैरों के पास था। उसने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। सारा माजरा उसको समझ आ गया, पर अब
बहुत देर हो चुकी थी। वह बुत बना वैसे ही बैठा रहा। ना तो उसकी आवाज़ निकल रही थी, न ही वह अपनी जगह से हिल पा रहा था। तभी महिला हवा में उड़ते हुए एक सीढ़ी उतर रही थी। जब वह हवा में उड़ती हुई सीढ़ी पर आती तो वह बहुत ही भयानक लग रही। चंद्रशेखर का तो डर के कारण खून ही सूख गया। चंद्रशेखर वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर के शरीर को उठाकर राजशेखर के घर ले जाया गया। उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए गए, पर चंद्रशेखर के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया गया। डॉक्टर ने नर्व्स चेक किए और देखकर कहा, ये तो मर चुका है। यह सुनकर परिवार के लोग डर गए। परिवार पर टूटे इस पहाड़ से सब सहम गए। खुशियां जैसे गायब सी हो गई। शेखर गुमसुम रहने लगा। वह सबसे एक ही बात कहता, अब मेरी ही बारी है। एक दिन शेखर अपने घर देरी से पहुंचा। कमरे का ताला खोलने के लिए उसके जेब में चाबी नहीं निकला कि उसने देखा कि दरवाजे पर ताला ही नहीं है। वह खुश होकर दरवाजा खोलता है तो देखता है उसकी ओर पीठ किए हुए एक महिला बैठी है। महिला हवा के तेज झोंके की गति से शेखर के ठीक सामने उसके सर पर हवा में लहराती रही। उसके पैर उल्टे थे। तभी वह चुड़ैल कहती है, आखिरी समय जिसे याद करना है कर लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। शेखर की बात सुनकर महिला के चेहरे के भाव बदल गए। वह पीछे हट गई। तुम भाई के लिए क्या कर सकते हो? उनके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम इस घर के पहले सदस्य हो जो अपने भाई का सम्मान करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे दो भाइयों को मैंने ही मारा है। वो लालची अपने बड़े भाई के प्रति घृणा का भाव रखते थे। मुझे यह वजह समझ नहीं आई। दरअसल यह घर कभी मेरा हुआ करता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाइयों ने इस घर पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन यह घर मेरे नाम पर था। मुझे मेरे देवर हर तरह से प्रेशर करते ताकि मैं घर उनके नाम कर दूं। ऐसे ही एक बार मैंने अपने देवर को यह कहते हुए सुन लिया कि भैया को तो उनकी बीमारी के कारण मारना आसान था, पर इस भाभी को कैसे मारे। बस ध्यान रखना कि लोगों को हम पर शक न हो जाए, हम फंस न जाएं। बस इतना सुनकर मेरा खून खौल गया और मैं गुस्से से लाल पीली हो गई और उन दुष्टों से जाकर भिड़ गई। अपना राज उजागर होता देख उन्होंने मेरी हत्या कर दी और मुझे इसी घर में पानी की टंकी के पास दफना दिया और लोगों से कह दिया कि मैं लापता हो गई। उसके बाद एक एक को मैंने मौत के घाट उतार दिया। जो मेरे साथ हुआ वही मैंने तुम्हारे भाइयों के साथ किया, इसलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मार दिया। मैं अब इस घर को छोड़ रही हूं, पर हमेशा याद रखना, अपने से बड़े बुजुर्गों का, चाहे वह दादा हो या दादी या माता पिता, उनका ख्याल रखना, उनको बहुत खुशियां देना। मैं जा रही हूं। यह कहकर महिला गायब हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।